नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए जो कि 28 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित किया जाएगा, तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं और साथ में पर्यावरण अध्ययन के कुल 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी अच्छे हैं, पूरा जरूर देख लीजिएगा एक बार परीक्षा से पहले। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है। फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है सामने वीडियो देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है अपना जो है ऑनलाइन क्लास जो है यहाँ पे ले सकते हैं और अपना जो भी डाउट है आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का, ये आपका फरवरी 2021 से ही शुरू हो गया है, तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रगति कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाईकोर्ट आर एग्जाम के लिए, इसे आप 8 नवंबर से बैच शुरू हो गया है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, इसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। और ये रेफरल कोड हमारे यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी जो चल रहा है वो आपको जो है मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से करिए और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्मजात होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी विकल्प, उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के द्वारा अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें भूख, प्यास, निद्रा व विश्राम ये जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, जबकि रुचि, प्रतिष्ठा तथा सामाजिकता ये अर्जित अभिप्रेरक में आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपसे पूछा गया जन्मजात अभिप्रेरक। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है। तो यहाँ भी आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से है। और अधिगम स्थानांतरण को मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में विभक्त किया है। एक तो है पहला सकारात्मक स्थानांतरण है, दूसरा है नकारात्मक और तीसरा है शून्य स्थानांतरण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आप सबको पता होगा, थार्नडाइक ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सीखने के नियम का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं ये, थार्नडाइक। तो जो कि पहला है इसमें तत्परता का नियम, पहला तत्परता का है, दूसरा प्रभाव का नियम है और तीसरा है अभ्यास का नियम। तो तीनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो ये थार्नडाइक के द्वारा जो है दिया गया है। चौथा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे ई ऑप्शन से हो जाएगा, कोहलर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी के प्रतिपादक कोहलर थे। और एक गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के इस सिद्धांत का समर्थन किया है और कहा है कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति की वजह से ही अच्छी तरह से सीख लेता है। तो यह दिया गया किसके द्वारा, कोहलर के द्वारा। पांचवा प्रश्न अभिवृद्धि संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों से। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है, क्योंकि अभिवृद्धि
एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है तथा शारीरिक विकास एक निश्चित समय व सीमा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। छठवां प्रश्न है, चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलक्षित तथा लुप्त होता है एवं इसमें सामान्यतः संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यह कथन दिया गया है। तो यह गैरेट के द्वारा दिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन कि प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप होता है। बाल मनोवैज्ञानिक या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिक प्रत्येक बालक को एक विशिष्ट रूप मानते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक बालक का एक अलग व्यक्तित्व के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उनको उनके ही अनुसार ही अधिगम वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। तो ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। बालक जिस माध्यम से अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करता है वह भाषा कहलाता है। और भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत में अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत है, उसके बाद है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। नौवां प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक्पटु। अंतर्मुखी व्यक्ति प्रायः संकोची, लज्जाशील, शांत एवं आत्मकेंद्रित ये प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति जो है वाक्पटु, सामाजिक, अच्छे वक्ता तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण कौन सा नहीं है, तो वाक्पटु यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण वाणी दोष से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना। अपनी बातों या विचारों को दूसरे के समक्ष स्पष्ट रूप से न कह पाना वाणी दोष कहलाता है। इसके लक्षण मुख्यतः हकलाना हो गया, तुतलाना, तीव्र लेकिन अस्पष्ट बोलना तथा अस्पष्ट उच्चारण, ये सभी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 11वां प्रश्न है, अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। तो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, जिसकी वजह से बालक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को समायोजित करने का कौशल विकसित करता है। और 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया है? तो यह है हरलॉक। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में हरलॉक ने परिभाषित किया है। उनके अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है और सामाजिक विकास से आशय सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन से है। अगला प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण संबंधित है। तो ये लगभग पूछा जाता है यूपी टेट में। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन, बुद्धि परीक्षण से। वर्ष 1905 में बिने व साइमन ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की, जिसे विने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और इसी परीक्षण के माध्यम से बुद्धि लब्धि की गणना की जाती है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने सर्वाधिक उपयुक्त जीवित जो है यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार प्राणियों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है और परिणाम स्वरूप उनको अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। 15वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने संवेगों की चर्चा की है? तो 14 संवेगों की चर्चा किया है किसने? मैकडूगल ने। और जिसमें प्रत्येक संवेग का एक मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता है, जबकि भारतीय विद्वान सिर्फ 2 मुख्य संवेग राग तथा द्वेष की ही चर्चा करते हैं तथा उन्हीं 2 को स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ मैकडूगल के द्वारा पूछा गया है कितने संवेगों की चर्चा की गई है? तो 14 संवेगों की चर्चा की गई है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है। तो अभी ये आपको इसके पहले जो है बताया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, बिने। फ्रांस के बिने को जो है बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है और इन्होंने साइमन के साथ मिलकर के 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण भी किया था। तो यदि पूछा है बिने का संबंध जो है किस देश से है, तो फ्रांस से। और यहाँ पे बुद्धि मापन का प्रवर्तक किसे जो है माना जाता है, तो बिने को, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल विधि। यानी कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि शिक्षण 1 वर्ष के बालक, तो इस अवस्था में जो है बालक का खेल विधि के द्वारा शिक्षण करना उत्तम है। अन्य विधियों में भी आपका आ जाएगा, जैसे कि मॉन्टेसरी विधि होता है और किंडरगार्टन विधि, तो ये सभी है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो खेल विधि सर्वाधिक उपयुक्त इसमें हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है? तो बालक सबसे पहले अनुकरण यानी कि नकल के द्वारा जो है वह कौशल अर्जन करता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेग का शाब्दिक भावार्थ क्या है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उत्तेजना में उथल पुथल। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक भावों का जो है बाह्य प्रकाशन होना है, अर्थात उत्पन्न संवेदना से है, जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है, अतः उत्तेजना में उथल पुथल ही संवेग का शाब्दिक भावार्थ होगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शैशवावस्था में शिशु अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है, जैसे भूख या गुस्सा आने पर रोना या चिल्लाना और प्रसन्न होने पर हंसकर अपनी अभिव्यक्ति देना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाटिया बैटरी किसके परीक्षण से संबंधित है? तो यह है बुद्धि के परीक्षण से संबंधित, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है और इसका निर्माण सीएम भाटिया किसके द्वारा? तो सीएम भाटिया के द्वारा 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सभी कथन हैं सही, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बालक को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है, उसको क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है तथा साथ ही उसके रचनात्मक प्रवृत्ति तथा खोजी स्वभाव को भी महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जेंडर क्या है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन। एक है सामाजिक संरचना। जेंडर एक सामाजिक संरचना है और वर्ष 1970 तक स्त्री पुरुष में जैविकीय लक्षणों के आधार पर असमानताओं का अध्ययन किया जाता था, परंतु बाद में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के वैज्ञानिकों का लिंग भेद के अध्ययन की ओर ध्यान गया। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है बच्चे के सामाजिकरण के लिए प्रथम इकाई के रूप में किसे रखा जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार को। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है और परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है और माता पिता बच्चे के जो है प्रथम जो है गुरु माने जाते हैं या गुरु होते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत वार्ता का संबंध है। तो स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जब बच्चा अपने आप से मौखिक संवाद करता है तो इस वार्ता को लेव वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता का नाम दिया है, तो बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को कक्षा में, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो है शिक्षक को बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे जानकारियों का विश्लेषण और अधिक उपयुक्त तरीके से कर सकें, साथ ही उनमें विषय की अच्छी समझ भी हो सके, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा बच्चे जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। जेंडर भूमिका अथवा लिंग भूमिका समाज, संस्कृति तथा मीडिया सभी से प्रभावित होती है तथा परिवार व समुदाय भी
बच्चों में लिंग भूमिका प्रभावित करते हैं। और अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने तर्क देकर बताया कि बच्चे सामाजिक बातचीत के माध्यम से अपनी शिक्षा का विकास करते हैं और निकटवर्ती विकास क्षेत्र उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है यह, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। इसके अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की बात की गई है। तो एनसीएफ में ये भी है, शिक्षा को जो है बाल केंद्रित बनाने की इसमें बात की गई है, यानी कि चर्चा की गई है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। तो दोस्तों ये था आपका बाल मनोविज्ञान का जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि आप जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। तो जो है ये ऑफ़र जो है आपका 16 और 17 नवंबर के लिए ही वैलिड है। तो जल्द से जल्द जो है आप जुड़ सकते हैं।